बड़बड़ाती जिठानी। सिम्मी की शादी एक जॉइंट फैमिली में होती है जहाँ उसके पति राकेश के चाचा चाची भी साथ रहते थे। उनकी बहू मेघा सिम्मी की जिठानी लगती थी। अरे मेघा, राकेश आ गया है, उसका खाना लगा दे बेटा। हाँ माँ, बस वो चेंज कर ले, मैं खाना लगा दूंगी। सबके कमरे में जाने के बाद सिम्मी और राकेश साथ खाना खाते हैं, जिसे देखकर मेघा को जलन होने लगती है। अरे सिम्मी, हमारे घर में पति के साथ खाना खाने का रिवाज नहीं है, तुम्हें राकेश ने बताया नहीं क्या? सिम्मी मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती है कि मेघा सिम्मी की सास के पास जाती है। अरे चाची जी, राकेश भैया तो सीधे हैं, कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं समझते, लेकिन आप तो सयानी है ना। अब देखिए, साथ बैठकर खाती है भैया के, कुछ झूठा मीठा उसका भैया के पेट में चला जाए तो सिम्मी को तो पाप लगेगा ना, पाप। सिम्मी मेघा की बात सुन लेती है लेकिन कुछ नहीं बोलती। अगले दिन। सिम्मी, मैं मुंबई जा रहा हूँ, तुमको चलना है तो साथ चलो। मेघा राकेश की बात सुनती है और सीधे सिम्मी की सास के पास जाती है। अरे चाची, अरे चाची। अरे मेघा, क्या हो गया? बहुत परेशान लग रही है, सब ठीक तो है ना? अरे नहीं ना चाची, कैसा ठीक है? राकेश भैया मुंबई जा रहे हैं, आप तो जानती हैं कितने सीधे हैं, इतनी दूर जा रहे हैं, कहीं कुछ हो न जाए। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी उसे। अरे सिम्मी, पता चला है कि राकेश मुंबई जा रहा है। ना बेटा ना, वो नहीं जा सकता। अरे माँ, उन्हें ऑफिस के काम से जाना था, लेकिन आपको तो पता है ना, उन्हीं दिनों मेरे मायके में शादी है, तो वो अपनी जगह किसी और को भेज रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो फिर ठीक है। सिम्मी समझ जाती है कि मेघा ने सास के कान भरे हैं। वो सास से कहती है, माँ जी, लेकिन हम दोनों कुछ दिनों के लिए मसूरी जा रहे हैं। आप तो जानती ही हैं कि शादी के बाद हम कहीं नहीं गए। अच्छा अच्छा, ठीक है, जाओ घुमाओ। सास वहां से चली जाती है। सिम्मी अपने कमरे में कपड़े पैक कर रही होती है कि तभी मेघा आ जाती है। अरे गर्मी में सर्दी के कपड़े काहे पैक कर रही हो? सिम्मी को मेघा पर नाराजगी तो होती है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोलती। दरअसल मैं और राकेश हनीमून के लिए मसूरी जा रहे हैं ना। कहाँ? हनीमून? हाँ हाँ, हनीमून। क्यों? हनीमून के लिए तो पति पत्नी ही जाते हैं ना, तो मैं और राकेश जा रहे हैं। मेघा भागकर सिम्मी की सास के पास जाती है। अरे चाची, सच में तुम लोगों जितना सीधा परिवार तो मैंने देखा ही नहीं है। अरे अकेले भेजोगे दोनों को? मैं और सुरेश तो कभी अकेले नहीं गए। हाँ भाई, हम तो परिवार में ही अच्छे, बड़ों के बीच, ऊपर से खर्चे है भगवान। अरे चाची, पहाड़ी इलाका है, कुछ हो गया तो? सास सीधे सिम्मी को बुलाती है, लेकिन सिम्मी तो वहीं सास के कमरे के बाहर ही खड़ी थी। बस मेघा दीदी, आपसे यही उम्मीद थी। अरे बड़ी हूँ, घर के कायदे कानून तो मैं ही बताऊंगी ना। अरे तो अपने घर में रखिए ना सारे कायदे कानून। आपकी सास खुद खाना बनाती है, क्योंकि आप यहाँ आकर मेरी सास के कान भरती हैं। आपका पति हमेशा खुद खाना लेकर खाते हैं, क्योंकि आप मेरे घर में ये देखने के लिए बैठी रहती हैं कि मैंने और राकेश ने साथ खाना खाया तो खाया कैसे। मेघा दीदी, आप अपने घर और घर वालों का ख्याल रखिए। मेरे घर में ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, और हाँ, मैं अपने सास और पति को संभाल लूंगी। मेघा चिल्लाती हुई वहां से चली जाती है, जिसकी आवाज सुनकर राकेश वहां आ जाता है। सिम्मी, मैंने तो तुम्हें पहले ही अपने घर का माहौल बता दिया था। हाँ राकेश, तुम्हारे घर का माहौल बहुत अच्छा है, लेकिन बाहर से कुछ लोग आकर इसे खराब करना चाहते हैं, जो मैं नहीं होने दूंगी। सास सिम्मी की बात सुनकर कमरे में चली जाती है। सिम्मी और राकेश घूमने जाते हैं, और जब वापस आते हैं तो दरवाजे में मेघा और उसके पति खड़े होते हैं, वो भी सामान लेकर। अब छोटे मर्यादा तोड़कर घूम रहे हैं तो हम काहे नहीं? अरे भाभी, तो आपको किसने मना किया है? वैसे भी 4 दिन की जिंदगी है, दूसरों के घर में ताक झाक करके बिताने से अच्छा हो मौज करके ही बिताओ। बहू का नेग। शीना को उसके ससुराल वालों ने एक शादी में पसंद कर लिया था। अरे वो लड़की तो बड़ी प्यारी है, मेरे बेटे अमन के लिए बात चलाओ ना। बस फिर क्या था, किसी रिश्तेदार के दखल से दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन शीना की सास पारुल और उसकी देवरानी आसपास ही रहते थे। शादी के बाद शीना कहती है, सुनिए जी,
ये चौका छूने की क्या रस्म होती है, जानते हैं क्या आप? अरे नहीं यार। हाँ, पर मम्मी को चाची से बोलते सुना था कि आज तुमको किचन की जिम्मेदारी देंगे, तो वो लोग आ रहे हैं खाना खाने हमारे घर। हे भगवान, ये कैसी रस्म है? साड़ी पहनकर किचन में खाना बनाना, ये तो कंप्यूटर की कोड को डिकोड करने से भी ज्यादा मुश्किल काम है। अरे चिंता क्यों करती हो, माँ है ना, सब संभाल लेंगी, वो बहुत समझदार है। शीना को भी पति की बात ठीक लगती है। वहीं घर पर शीना की चाची सास, ससुर और उनकी बहू खाने पर पहुंचते हैं। शीना की चाची सास उसकी सास से कहती है, अरे कहाँ है दीदी, आप अभी भी किचन में है क्या? रस्म बहू की है या आपकी? चाची की बहू कहती है, और हमारी चौका छूने की रस्म थी तो हम तो सुबह 4 बजे ही किचन में पहुंच गए थे। अरे तेरी ताई ने सर पर चढ़ा रखा है बहू को। शीना सबकी बात सुने बगैर सामने आती है। अरे आज तो तेरी चौका छूने की रस्म थी ना, तुम ही देर से आई हो। वो चाची, मुझे ना साड़ी बांधने में देर हो गई। तो वक्त से उठा करो ना, पता है जब नई शादी है, रस्में होनी है, तो फिर थोड़ा कम आराम कर लोगी तो कुछ घट नहीं जाएगा। शीना की सास को बहुत बुरा लगता है कि चाची उसकी बहू से ऐसे बात कर रही है। अरे शीना, चलो किचन में, मैं तुम्हें समझा देती हूँ कि कैसे क्या करना है। देखो, मैंने सब बनाकर यहाँ रख दिया है, तुम्हें सिर्फ हलवा बनाना है, उसकी भी पूरी तैयारी कर दी है बेटा। बस किशमिश डालकर हलवा में मिलाकर लेकर आ जाना। बस फिर क्या था, एक एक कर शीना सारा खाना टेबल पर लगा देती है। अरे बहू ने इतना सब बना दिया, वाह जी वाह। तभी शीना बोल देती है, नहीं नहीं चाची, ये सब तो माँ ने बनाया है, मैंने तो सिर्फ इसे टेबल पर लगाया है। वो साड़ी पहनकर काम करना अभी थोड़ा मुश्किल होगा ना। चाची सास तो सुनकर मानो बेफर ही जाती है। ये क्या बात हुई दीदी? मैं जब शादी कर कर आई थी तो आप बड़ी थी, पर किचन में ना आप आई और ना माँ जी। हाँ, क्योंकि उस वक्त मैं बहू थी और मुझे सास के हिसाब से काम करना था, लेकिन अब मैं सास हूं तो मैं बहू को वैसे ही बनाऊंगी ना, जैसा कभी मैं बनना चाहती थी। खैर, चाची सास खाना खाकर वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद, अरे शीना, ये क्या पहन रखा है? हे भगवान, इस परिवार में क्या हो रहा है? अरे क्या हुआ छोटी, इतना क्यों चिल्ला रही हो? इसने पहना क्या है? अरे दीदी, क्यों इतनी छूट दे रही हो? शीना जो कि सलवार सूट पहने खड़ी थी, चाची के गुस्से को देखते ही अंदर चली जाती है। देख छोटी, हम दोनों को आज की बहुओं से तुलना नहीं करनी चाहिए। वो दौर अलग था, आज का वक्त अलग है। देखिए दीदी, ये तो परंपरा है, हमारी सास ने हमें दी और आगे हमें अपनी बहुओं को देना है। ये क्या लगा रखा है आपने? आप तो पूरी संस्कृति ही खराब कर रही हैं। ये बोलकर चाची सास वहां से चली जाती हैं। शीना की सास चाची की बात से परेशान होकर रोने लगती है। तभी उसका पति वहां आ जाता है। अरे क्या हुआ भाग्यवान, फिर तुम्हारी देवरानी तुमको ताने देकर चली गई है क्या? हाँ, पता नहीं मैं ठीक कर रही हूँ कि नहीं, पर मुझे तो बहू के सूट पहनने में कुछ गलत नहीं लगता। अरे लोगों की बहुएं तो न जाने क्या क्या पहनकर घूम रही हैं। मैं तो उसे भी बुरा नहीं मानती। ये क्या मेरी गलती है? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने किए फैसले का सम्मान करो। ठीक है सब। कुछ दिन निकल जाते हैं। फिर आता है शीना का पहला करवा चौथ। अरे शीना बेटा, यह त्योहार हमारे घर में बहुत मायने रखता है। तुम शाम की पूजा के लिए अच्छे से तैयार हो जाना। और सुनो, चाची सास और उनकी बहू भी यहाँ आएंगी पूजा के लिए, तो खाना भी बनाना है, वो मैं बना लेती हूँ। तुम बस आज के दिन साड़ी पहनना बेटा। शीना समझ नहीं पाती है कि चाची सास के आने पर उसकी सास उसे साड़ी पहनने को क्यों बोलती है। नहीं नहीं माँ जी, मैं सारा खाना बना लूंगी, आप उसकी चिंता ना करिए, अब तो मैंने सब कुछ सीख लिया है। शीना की सास उसकी बात पर खुश हो जाती है। छोटी को पता न चले कि मेरी बहू घर में सूट पहनती है, तो मैंने आज साड़ी पहनने को बोल दिया। क्यों लोगों को बिना वजह बात बनाने का मौका दे। शाम को सब पूजा पाठ करके बैठे होते हैं कि चाची सास की बहू चाची सास से कहती है, माँ जी, आज के दिन तो आप लोगों के घर बहुओं को नेक दिया जाता है ना। हाँ हाँ बहू, बोलना, तुझे तेरी सास से क्या चाहिए? हाँ शीना बेटा, तू भी बता दे कि तुझे क्या चाहिए। मम्मी जी, मुझे ना आपका वो रानी हार चाहिए जो आपने अभी पहना है। चाची सास थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, हाँ हाँ हाँ, ले लेना, सब तेरा ही तो है। तुझे कौन सा हार चाहिए बहू? माँ जी, मुझे नेक में आपसे परमिशन चाहिए
कि आप मुझे नौकरी की इजाजत दें। आप तो जानती हैं कि मैं और ये एक ही कॉलेज में एक ही क्लास में साथ में थे, लेकिन आज वो कहाँ है और मैं कहाँ। वाह जी वाह, ये भी सुनना बाकी रह गया था। इस खानदान की बहू नौकरी करने बाहर जाएगी। और मैं भी तो इंटर पास हूँ, पूरे सेकंड डिवीजन, लेकिन कभी मजाल है कि नौकरी की बात की हो। पर दीदी, मैंने एमबीए किया है, वो भी बड़े संस्थान से। तभी शीना का पति और ससुर भी वहां आ जाते हैं। देखो बेटा, मैं वही सोच रहा था कि तुम नौकरी करने के लिए क्यों नहीं बोल रही हो। मुझे लगा शायद तुम नौकरी करना नहीं चाहती हो। नहीं पापा, वो तो हमेशा से ही कुछ नाम कमाना चाहती है। अपने माता पिता को भी इसने कहा था कि वो आप लोगों को अपनी तरह से समझ लेगी। सास को शांत दिखकर शीना कहती है, मम्मी जी, मैं वादा करती हूँ, घर का सारा काम करके ही ऑफिस जाऊंगी। खाना पीना किसी भी चीज के लिए घर वालों को परेशानी नहीं होने दूंगी। वक्त से पहले उठूंगी और काम वाली को भी हटवा दूंगी। शीना की बात सुनकर सास हंस पड़ती है। अरे शीना, ये ज्यादा हो गया हाँ? बिल्कुल काम करो बेटा, पढ़ी लिखी हो, नौकरी में अच्छा कर सकती हो। जरूर बेटा, दिया तुम्हें तुम्हारा नेग। हाँ, पुरानी परंपरा जरूरी नहीं कि अच्छी ही हो, कभी कभी बदलाव लाना भी जरूरी होता है, जिसे देर से ही सही लेकिन समाज अपना ही लेता है। लीला जी अपनी बहू को आज फिर आंगन में खड़े होकर डांट रही हैं। अरे क्यों री? सिया, तुझे मना किया है ना मिसेस गुप्ता से बात मत किया कर। तू बच्ची है, अभी तुझे नहीं पता कि किससे कैसी बातें करनी है। वो मिसेस गुप्ता इधर की बात उधर करने में 2 मिनट भी नहीं लगाती। चुगलखोर कहीं की, तेरी बचकानी बातें 2 की 4 बनाकर सबको सुनाती फिरेगी। इतने में बाबूजी भी आ जाते हैं आंगन में। चिल्ला क्यों रही हो? बहुत समझदार है, जानती है सब, कैसे किससे क्या बात करनी है। अरे तुम्हें नहीं पता कुछ। सुनते सुनते सिया जाती है और किचन से मेज पर लाकर नाश्ता लगाने लगती है। नाश्ता देखकर लीला जी फिर सुनाने लगती हैं। अरे फिर बना लिए ये नूडल्स और पास्ता। अरे तू बच्ची है बहू, पूरी बच्ची है, तुझे यही बच्चों वाली चीजें ही पसंद आती है। बाबूजी वही नाश्ता देखकर खुश हो जाते हैं और झट से बैठकर खाना स्टार्ट कर देते हैं। अगले दिन शाम के वक्त सिया छत से कपड़े लाकर कुर्सी पर रखकर पड़ोस वाली मीरा आंटी की आवाज सुनकर उनसे तड़का लगाने के लिए मीठा नीम लेने चली जाती है, क्योंकि लीला जी को करी में मीठे नीम का तड़का बहुत पसंद है। पर कपड़े कुर्सी पर देख लीला जी को मौका मिल जाता है असली तड़का लगाने का। सिया के वापस आते ही लीला जी फिर से शुरू हो जाती हैं। अरे कपड़े तय करके रखे जाते हैं और यहाँ हमारी बच्ची ने कुर्सी पर रख दिए। सब काम करने हैं पर बच्चों जैसे आधे अधूरे। पर माँ जी, अरे क्या हर वक्त बच्चों की तरह कभी मीरा के यहाँ कभी मिसेस गुप्ता के यहाँ घूमती रहती है? सिया उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है और खुद से बातें करने लगती है। मैं तो माँ जी की पसंद का ख्याल रखकर ही मीरा आंटी के यहाँ गई थी। हर काम में हर जगह माँ जी को तो मैं बच्ची ही लगती हूँ। कब से सुन रही हूँ यही सब। लगता है माँ जी को पता नहीं है बच्चे होते कैसे हैं। बताना पड़ेगा। अगले दिन लीला जी का बर्थडे है और 60 साल की लीला जी बर्थडे पार्टी के लिए बड़ी उत्साहित है। अरे शाम को मेरी बर्थडे पार्टी है, सब मेहमान आ रहे हैं। सिया, उसके लिए बड़ों की तरह तैयार होना, बच्ची तो तुम हो ही। बहुत अच्छे से सजूंगी माँ जी, बहुत अच्छे से। शाम होते ही मेहमानों का आना शुरू हो जाता है और सजी सवरी लीला जी बाबूजी के साथ सभी मेहमानों का स्वागत करती हैं। कुछ देर में सिया भी आ जाती है और सभी लोग सिया को देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे बहू, ये क्या हुलिया बनाया है तूने? माँ जी, मैंने तो 2 टोटी बनाई। अच्छी लग रही है ना? अरे सिया, जाकर एक चोटी बनाकर आ, सब देख रहे हैं, हंसेंगे ना मुझ पर। मुझे डांटा माँ जी ने। बाबूजी देखो ना, मुझे डांटा। बाबूजी फोन पर बात करने का नाटक करके वहां से चले जाते हैं। लीला जी बहू से सबका ध्यान हटाने के लिए केक कट करने की बात करती हैं। अब आइए ना, केक कट करते हैं, आइए आइए सब। सब लोग केक की चारों ओर घेरा बनाकर खड़े हो जाते हैं। फिर सिया आती है। साइड 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 साइड, अंकल साइड, पी 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 पी। सिया जोर से तालियां बजाने लगती है और लीला जी के पास जाकर खड़ी हो जाती है। ये माँ जी का हैप्पी बर्थडे केक मिलेगा। आंटी, आपको भी मिलेगा एक
सिया, भगवान के लिए चुप हो जा। क्यों, आज भगवान का भी बर्थडे है क्या? बाबूजी हैप्पी बर्थडे गाना शुरू कर देते हैं और लीला जी केक कट करती हैं। सिया झट से केक का पीस उठाकर लीला जी के चेहरे पर लगा देती है। हैप्पी बर्थडे माँ जी भूत बन गई। देखो सब देखो तो भूतनी। टमाटर भूतनी। लीला जी पर सब हंसने लगते हैं और वो भागकर मुंह धोने चली जाती हैं। जब लीला जी वापस आती हैं तो सिया को फ्लोर पर लेटा हुआ पाती हैं। अरे सिया, क्या कर रही हो तुम ऐसे? इतनी देर में गाना बजने लगता है और सिया डांस करने लगती है। लीला जी जैसे तैसे सिया को उठाती हैं और साइड में ले जाती हैं। अरे सिया, सबके सामने ये क्या लगा रखा है तुमने? माँ जी पाउडर काजल देखा मैं सुंदर। ये बोलकर सिया वहां से भागकर मिसेस गुप्ता के पास पहुंच जाती है। आंटी आंटी आप मिसेस गुप्ता हो ना? माँ जी बोलती है आपको इधर उधर सुनाना बहुत पसंद है। मेरे को भी पोएम सुनाने की है। लकड़ी की काठी टाटे पे गोला। अरे लीला, क्या है ये? इसलिए बुलाया क्या तुमने हमें? इतने में सिया शर्मा अंकल के पास पहुंच जाती है। अंकल आपके पेट को क्या हुआ? ये तो ढोलक के जैसा फूल गया है। आपके पेट में बेबी है क्या? टपक टप टप मस्त ढोल बजेगा। शर्मा जी ये सुनकर वहां से चले जाते हैं और सिया खाने की मेज पर बैठे मेहमानों के पास पहुंच जाती है और सबकी प्लेट से खाने लगती है। आंटी मेरे को गुलाब जामुन खाना है, लेकर आओ ना। तब से खा लियो, जाओ कच्ची। इतने में सिया को एक बच्चे के पास टेडी बेयर दिख जाता है और वो रोना शुरू कर देती है। टॉय टॉय मेरे को भी चाहिए। सिया जाकर उस बच्चे का टेडी बेयर खींचने लगती है और लेकर भाग जाती है। सभी मेहमान परेशान हो जाते हैं और लीला जी की इस शैतान बच्ची बहू से तंग आकर आधी पार्टी से ही चले जाते हैं। बस फिर पार्टी में बचते हैं सिया, लीला जी और बाबूजी। अरे बहू, हो गया या बाकी है कुछ? क्यों माँ जी, मैं तो बच्ची हूँ ना, आप ही तो बोलती है माँ जी। अरे समझ गई मैं, कोई बच्ची नहीं हो तुम। बड़ी समझदारी से ये समझाया है तुमने मुझे। सिया बाबूजी को हाई फाइव देती है और इतने में सिया के हस्बैंड श्याम आ जाते हैं और तीनों साथ में बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। वैसे सासू माँ, बुढ़ापे में भी लोग बच्चे जैसे ही हो जाते हैं ना, तो आप कितने साल की बच्ची हो गई? अलग तो पता ले, मैं कोई बच्ची नहीं हुआ। बहू के पलटते ढंग। पुणे में रहने वाली शीना की ससुराल में सिर्फ 3 लोग थे। इस वजह से घर में ज्यादा काम नहीं होता था, तो वो दोपहर तक अपना सारा काम खत्म कर लेती थी। लेकिन उसके बाद वो बोर हो जाती। इस वजह से उसने शिनचैन कार्टून देखना शुरू कर दिया, जो धीरे धीरे उसके व्यवहार पर इतना इफेक्ट करता गया कि वो खुद भी शिनचैन जैसी ही बातें करने लगती है। एक रात डिनर करते हुए, अरे बहू, जरा अचार तो देना। ओहो ससुमा, आपसे इतना काम भी नहीं होता। इस तरह तो आप जल्दी जल्दी बुढ़िया हो जाओगी। अरे शीना, ये तुम कैसे बात कर रही हो? आपको तो कुछ भी समझ में नहीं आता। ये शीना का शिनचैन स्टाइल है। ऐसा बोलकर शीना वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह शीना सबके उठने से पहले ही घर का काम खत्म करके कार्टून देखने बैठ जाती है। अरे वाह बहू, कमाल ही कर दिया, इतनी जल्दी सारा काम खत्म कर दिया। बस भी कीजिए, अब मैं इतनी भी कुछ खास नहीं। ओफो, तुम और तुम्हारे शिनचैन का भूत, जाने कब नॉर्मल इंसान की तरह बात करोगी। मॉम, आप तो बस मुझसे जल्दी रहती हैं। आपको क्या पता मेरी लाइफ कितनी मुश्किल है। अच्छा छोड़िए, अब मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। हाँ, तो ये है तुम्हारी मुश्किल लाइफ। शीना शॉपिंग करने मार्केट पहुँच जाती है, जहाँ उसे जय के ऑफिस की एक लड़की मिलती है। हेलो, आप जय की वाइफ है ना? हेलो, मेरा नाम शीना है। मैं 26 साल की हूँ और मुझे शिमला मिर्च बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर शिमला जा सकती हूँ। हाँ। शीना की बात सुनकर लड़की आगे कुछ बोले बिना वहाँ से चली जाती है। कमाल है, आजकल के बच्चों को इंटेलिजेंट लोगों से बात करना आता ही नहीं।
शीना शॉपिंग करके घर वापस आती है, जहाँ सास और जय साथ बैठकर आइसक्रीम खा रहे होते हैं। मैं कितने मतलबी लोगों के बीच रह रही हूँ, एक छोटी प्यारी बच्ची के बारे में सोचे बिना सब आइसक्रीम खाने बैठ गए। अब इतना नाटक करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी आइसक्रीम फ्रिज में रखी है, खा लो। आइसक्रीम, मैं आ रही हूँ। इसी तरह दिन बीतते हैं। अभी तक तो घर में सारे लोग शीना की हरकतों से परेशान हो चुके होते हैं। एक शाम उनके घर पड़ोस के अंकल आते हैं, जिन्हें देखते ही शीना बोल पड़ती है। हेलो अंकल, आज आप यहाँ? ये कह रही है आप यहाँ बैठिए, हम अभी आते हैं। ऐसा बोलकर शीना की सास उसे लेकर रसोई में चली जाती है। अरे वो तुम्हारी पापा की उम्र के हैं, उनकी इंसल्ट तो मत करो। आपको तो बस अपनी ही खुशी दिखाई देती है। शीना के ऐसे बोलने पर सास हैरान रह जाती है और शीना बाहर आकर अंकल से कहती है, तो अंकल आज आप क्या लेने आए हैं, या फिर बस सासू माँ को देखने का बहाना चाहिए? वैसे ये इतनी भी अच्छी नहीं है, पूरा समय मुझे डांटती रहती है और कभी कभी तो खाना भी नहीं देती। अंकल हैरानी से उसकी ओर देख रहे हैं। तभी उसकी सास वहाँ आती है। अरे शीना, इतना झूठ मत बोलो, मैंने कब तुम्हें खाना नहीं दिया? अरे ऐसा बोलोगी तो तुम्हें आज रात का खाना सच में नहीं मिलेगा। देखा, मैंने कहा था ना, बच्ची पर जुल्म करती है। आप मुझे अपने घर ले चलो अंकल। इस तरह दोनों सास बहू में तू मैं शुरू हो जाती है, जिसे देख अंकल तो डर कर भाग जाते हैं, लेकिन वो दोनों चुप ही नहीं होती। रात को जय के घर वापस आने पर सास उसे शीना की सारी बात बताते हुए कहती है, अरे इसके सर से कार्टून का भूत तो उतारना ही पड़ेगा। मौका या वक्त कुछ देखती ही नहीं, बस बकवास शुरू कर देती है। बात तो आपकी सही है, पर क्या करेंगे? अरे कार्टून देखकर ऐसी बनी है तो इसकी कार्टून ही बंद कर दो। हाँ, कार्टून बंद करके कुछ समझदारी वाली चीजें दिखाते हैं। जियोग्राफी दिखाना शुरू कर दूं ना, क्या पता कुछ अकल आ जाए। हाँ, नाइस आइडिया माँ। इस पर जय केबल टीवी पर जियोग्राफी छोड़कर बाकी सारी चैनल बंद करवा देता है, पर शीना भी किसी से कम नहीं होती। ओहो पतिदेव, अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो। शीना मोबाइल पर YouTube ऑन करके उस पर शिनचैन देखने लगती है। शीना की इस स्मार्टनेस को देखकर जय तो बेचारा सर खुजलाता ही रह जाता है। हमने इसे जरूरत से ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया, अब क्या करें माँ? अरे इंटरनेट बंद करवा दे बेटा। शीना को कार्टून की दुनिया से बाहर निकाल वापस इंसान बनाने के लिए अब जय इंटरनेट भी बंद करा देता है, जिससे शीना परेशान हो जाती है। सब मेरी खुशी से जलते हैं, पर अब क्या करूं? शीना सोच में पड़ जाती है, लेकिन कोई आइडिया नहीं मिलता, जिस पर मजबूरी में वो जियोग्राफी देखना शुरू कर देती है। लगता है अब कुछ ही दिनों में इसके सिर से शिनचैन का भूत उतर ही जाएगा। हाँ बेटा, उम्मीद तो यही है। दिन बीतते हैं और घर में सब शीना के बोलने का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन शीना टीवी में ऐसी खो जाती है कि उससे पूछे सवालों का हाँ या ना के अलावा और कुछ जवाब ही नहीं देती। देखते ही देखते हफ्ता बीत जाता है, तो सब्र का बांध तोड़ते हुए जय टीवी बंद कर खुद ही शीना से बात करने बैठ जाता है। क्या बात है शीना, पहले तुम ज्योग्राफी देखने को तैयार नहीं थी, और जब देखने बैठी तो इसके आगे किसी चीज की कोई सूध ही नहीं, ना किसी से बात करनी, ना घर का कोई काम। अरे माँ कब तक अकेले सब कुछ संभालेंगी? अभी भी तुम्हारे सर से शिनचैन का भूत उतरा कि नहीं? जब मादा भालू नर भालू से बात नहीं करती, तो वो उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए बिल्कुल यही हरकत करते हैं। तुम नर भालू हो। शीना के ऐसा बोलते ही जय और उसकी मम्मी एक दूसरे की तरफ देख सर पकड़कर बैठ जाते हैं। बहू बनी शेरनी। मीरा सोसाइटी में नई नई रहने आई थी। एक रोज उसकी पड़ोसन कहती है, हाय, मेरा नाम तमन्ना है, मैं पास के घर में रहती हूँ। आप नई आई हैं तो सोचा मिलाऊं। अच्छा किया, आइए ना बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं, चाय तो मैं साथ लाई हूँ। सोचा आपने अभी अपना किचन सेट किया होगा कि भी नहीं। ये तो अच्छा किया, सच बहुत मन था चाय पीने का। ये मेरे हाथ के नमकीन खाइए। मीरा और तमन्ना में दोस्ती हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि दोनों हैं एक दूसरे से बिल्कुल अलग। एक दिन दोनों पार्क में घूम रही थी कि एक लड़की मीरा को देखकर कहती है, कैसे रंग की साड़ी पहनी है, एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से चटक रंग। कितनी गवार दिख रही है ना ये पीली साड़ी वाली। और बाल भी कैसे उड़े हैं। तमन्ना को गुस्सा आ जाता है। हाँ तो उसके उड़े है ना, तुम लोगों को क्यों जलन हो रही है? और रहा सवाल साड़ी के रंग का, तो जरा फैशन सेंस ऑन करो। इस समर ये रंग ऑन फैशन है, समझी?
वो दोनों लड़कियां तमन्ना से लड़ने आ जाती हैं कि अरे छोड़ ना, जी रहने दीजिए। हाँ सही कह रही हैं, खराबी तो है मेरे बाल और साड़ी, आप प्लीज जाइए यहाँ से। अरे क्यों इतना स्वीट बनती है तू सबसे? हर किसी को जवाब दिया करना। अरे क्या करना है, वो बुरा बोल रहे हैं तो अपना मुंह भी खराब कर ले क्या? ऐसा नहीं होता है, किसी की बुरी बात सुनने का मतलब है कि वो लोग सही बोल रहे थे। अरे किसी के बोलने से क्या होता है, हम क्यों अपना मुंह खराब करें। खैर मीरा शांति से रहती, बच्चों को देखती खिलाती। उसका पति काम के सिलसिले से हमेशा बाहर ही रहता था, तो वो कोशिश करती कि उसके बच्चों को किसी भी चीज की कमी ना हो। एक रोज सास कहती है, अरे सारा दिन बच्चों में लगी रहती है। पता है बेटा यहाँ नहीं रहता मेरा, लेकिन मजाल है कि ये मेरा ख्याल रख ले। माफ करिए माँ जी, वो मयंक को स्पीच थेरेपी दिलाने ले गई थी, मैं अभी आपकी चाय बना देती हूँ। अरे चाय नहीं चाहिए, चाय पिला पिला कर मार दे तू। तेरे बाप ने बोला था कि शादी के वक्त 2 लाख देने के लिए, अभी तक 1 लाख दिए हैं, बाकी के पैसा कब देगा? बच्चे हो गए लेकिन दहेज पूरा नहीं दिया। माँ जी वो पैसे उन्होंने मयंक के पापा को बिजनेस लगाने में जो मदद की थी ना, उसमें दे दिए थे। अरे वाह जी वाह, उसमें तो देना ही पड़ेगा ना, वो तो अलग से पैसे थे। तू रोज खाती है पीती है, उसके पैसे कहाँ से आएंगे? और ये तेरे बच्चे। तभी मीरा को गुस्सा आ जाता है, वो सास को आंख दिखाती है और सास कुछ सोचकर वहाँ से निकल जाती है। तभी वहाँ मीरा की दोस्त आ जाती है। क्या कह रही थी? कौन से पैसे ले लिए तेरे पापा ने? मीरा मुस्कुरा देती है, अरे वो पुराने लोग हैं ना, अपने तरीके से सोचते समझते हैं, छोड़ ना। और पता कैसे आना हुआ? अरे तेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरी सास होती ना तो ऐसा मुंह तोड़ जवाब देती कि देखती ही रह जाती। मीरा मुस्कुरा देती है। मीरा सारा दिन घर का काम करती, शाम को तमन्ना के साथ अपने बच्चों को लेकर पार्क में जाती, जहाँ दोनों के बच्चे मिलजुल कर खेलते। अच्छा तमन्ना, मैं कुछ दिन बिजी रहूंगी, हस्बैंड आ रहे हैं ना, तो अगर मैं ना आ सकूं तो तुम आ जाना बिना कुछ सोचे। मीरा घर आ जाती है जहाँ पति पहले से ही मौजूद होता है। तो मोहतरमा, वक्त मिल गया पति के लिए? अरे आप तो कल आने वाले थे ना? हाँ, लेकिन सरप्राइज देने की सोचा तुमको। कहाँ गए थे बच्चों के साथ? अरे बस पार्क तक गई थी बच्चों को खिलाने के लिए। वैसे अगर आपने सरप्राइज नहीं दिया होता तो मैं कुछ स्पेशल बनाती आपके लिए। अरे तुम्हारे हाथ की तो सिंपल दाल भी स्पेशल होती है। कुछ भी बना लो मीरा। मीरा का पति उससे बहुत प्यार करता था, वो उसे समझता था, लेकिन कभी कभी उस पर गुस्सा भी हो जाता था। अरे घर पर कोई है? कहाँ है मीरा? तभी तमन्ना के कान में मीरा के पति की आवाज आती है। यार बच्चे बच्चे, हमेशा तुम्हारा ध्यान बच्चों पर रहता है। चलो ठीक भी है, लेकिन मेरा भी तो सोचो। तुम्हें कौन सी शर्ट साफ करने को कहा था और तुमने कौन सी कर दी? यार पता नहीं ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा। जरा सी भी स्मार्टनेस नाम की चीज नहीं है, न बोलना आता है न समझना। मुझे आपने सफेद शर्ट साफ करने को कहा था, ये सफेद ही तो है। अरे पागल औरत, मुंह से सफेद निकल गया होगा, ये नीली करनी थी। लेकिन तुम खुद की अकल लगाओ तब ना पता चले कि कौन सी करनी है। तमन्ना बाहर खड़ी सब सुन रही थी। उसने वहाँ से निकल जाने में ही भलाई समझी, लेकिन अगले रोज पार्क में। देखो मुझे गलत मत समझना, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम अपने पति से लड़ो या उसका मुंह तोड़ दो, लेकिन अपनी बात रखना तो सीखो। जमाना ऐसा नहीं है कि कोई किसी को कुछ भी सुना दे और अगला चुप रहे। चुप रहना ठीक है, लेकिन एक लेवल तक। मैं समझ रही हूँ तमन्ना, लेकिन मेरा नेचर कभी रहा ही नहीं। हाँ मुझे भी गुस्सा आ जाता है, लगता है गलती कहाँ है, पर समझ में ही नहीं आता कि बोलूं क्या। खैर बात आई गई हो जाती है। एक दिन मीरा के घर में बैठ तमन्ना और मीरा चाय पी रहे होते हैं कि वहां मीरा का बेटा रोते हुए आता है। मीरा घबरा जाती है। क्या हुआ बेटा? बेटे का रो रो कर बुरा हाल होता है, वो सिसकियां भर रहा होता है। क्या हुआ बेटा, कुछ तो बताओ। तभी पीछे से मीरा की बेटी भी आ जाती है। क्या हुआ भाई को बेटा? माँ, नीचे एक अंकल ने उसकी हंसी उड़ाई, उसे तोतला बोला। मीरा को बेटी की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो दौड़कर पार्क में बेटी के साथ जाती है। तमन्ना भी मीरा के पीछे जाती है। कौन थे अंकल? हाँ वो लाल शर्ट वाले। क्या आपने मेरे बेटे को तोतला बोला? हाँ, क्योंकि वो तोतला रहा था। तोतला कहेगा। मीरा गुस्से से लाल हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। मजाक समझा है क्या? किसी बच्चे के तोतलेपन को दूर करने के लिए माँ कितनी मेहनत करती है। मैं रोज उसे सबके सामने बोलने के लिए प्रेरित करती हूँ। बड़ी मुश्किल से मेरे बेटे ने बोलना सीखा है, उसे भी चुप करा दिया आपने, क्यों? मुझे माफ कर दीजिए। आपका बच्चा होता तो क्या उसका भी आप ऐसे ही मजाक उड़ाते? देख लीजिए मिस्टर, साफ बता दे रही हूँ,
भूल से भी मेरे बच्चों का मजाक उड़ाने की कोशिश की तो बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा। तमन्ना दूर खड़ी मीरा का ये रूप देख रही होती है। वो समझ जाती है कि एक औरत के अंदर की शेरनी तभी जगती है जब उसके बच्चे को कुछ कहा जाए। सलोनी बहुत ही सीधी और भगवान को मानने वाली थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ उसके सीधेपन का फायदा उठाती थी और उस पर बड़े अत्याचार करती थी। जरा सी चूक हो जाने पर उसकी खूब पिटाई करती। अरे सुनते हो, कोई लूला लंगड़ा देख इसकी शादी तय करो और इसे इस घर से बाहर का रास्ता दिखाओ। सलोनी के पिता जानते थे कि मीना एक चांडाल औरत है, इसलिए वो एक अच्छा घर देख सलोनी की शादी कर देते हैं। लेकिन वहाँ भी सलोनी से जलने वालों की कमी नहीं थी। सलोनी की ननद निकिता उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। सलोनी, बात तो सुनो जरा। जी कहिए। आज शाम को मेरे बॉस खाने पर आ रहे हैं, ध्यान रहे उनकी खातिरदारी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जी आपने कह दिया, बिल्कुल वैसा ही होगा। शाम को सलोनी जैसे ही गैस पर खाना चढ़ाकर वहाँ से जाती है। अभी इसके खाने का स्वाद बढ़ाती हूँ। निकिता गैस की आंच तेज कर देती है। थोड़ी देर में देखते ही देखते सारा खाना जल जाता है और पूरे रसोई घर में चारों तरफ धुआं फैल जाता है। अब आएगा मजा। माँ जल्दी आओ, यहाँ देखो सलोनी ने किचन में आग लगा दी। अरे तेरा सत्यानाश हो, कल मुही तूने ये क्या कर दिया? सलोनी की सास उसे बहुत डांट फटकार लगाती है। तभी मोहन अपने बॉस के साथ घर में प्रवेश करता है। अरे भाई मोहन, ये क्या तुम्हारे घर का क्या हाल हो रखा है? लगता है खाना जल गया है। चलो खाने का प्रोग्राम कैंसिल करो, मैं अपने घर जाके खा लूंगा। सर दरअसल सर मुझे माफ कर दीजिए। अरे कोई बात नहीं, घरों में ये छोटी मोटी बातें होती रहती है। मैं समझ सकता हूँ, फिक्र मत करो, मैं नाराज नहीं हूँ और इस बात का तुम्हारे प्रमोशन पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। चलो अब चलता हूँ मैं। बॉस के जाते ही मोहन सलोनी पर भड़क उठता है और उसे खूब खरी खोटी सुनाता है। भगवान, मेरी माँ तो कहती थी कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है, फिर मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है? आखिर मेरी गलती क्या है? तभी आकाशवाणी होती है। बेटी, अब तुम्हें कोई दुख नहीं दे पाएगा। तुम्हारा बुरा सोचने वाले के मन की सारी बातें तुम पहले ही जान जाओगी। अगले दिन सलोनी निकिता को चाय देने उसके कमरे में जाती है। तब निकिता के मन में कुछ बातें चल रही थी। कल तो मैंने सिर्फ खाना जलाया था, अब तू देखती जा सलोनी, तेरा इस घर में जीना हराम कर दूंगी। अच्छा, तो ये बात है, अब इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। कुछ दिनों के बाद, सलोनी मेरे कपड़े जल्दी से प्रेस कर दो, ऑफिस के लिए देर हो रही है। सलोनी मोहन के कपड़ों के पास प्रेस गर्म होने के लिए रख देती है और अपने कमरे में चली जाती है। तभी हॉल में निकिता आती है। सलोनी चुपके से उसे देख रही होती है। आज अगर मैंने ये कपड़े जला दिए तब तो पक्का मेरा भाई इस सलोनी की बच्ची को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देगा। अरे तू क्या मुझे निकलवाएगी? महादेव है मेरे साथ। ठहर जा निकिता, आज तो तेरी खैर नहीं। सलोनी अपने पति मोहन को बुला लाती है और निकिता की सारी करतूत दिखाने लगती है। निकिता गर्म प्रेस मोहन के कपड़ों पर रखकर अपने कमरे में चली जाती है। मेरी बहन इतनी बड़ी चालबाज निकलेगी, मैंने तो सोचा ही नहीं था। मुझे माफ कर दो सलोनी, मैं तुम्हें गलत समझ रहा था। मोहन निकिता को बुलाकर उसे खूब डांट फटकार लगाता है। उस दिन के बाद से सलोनी की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। सलोनी हर किसी के मन की बात सुन लेती थी। दूसरी तरफ निकिता का कोई भी दांव सलोनी पर नहीं चलता था और आखिरकार वो भी सलोनी के आगे घुटने टेक देती है। फिर एक दिन सलोनी की सास की सहेली ममता अपनी बहू कविता के साथ वहाँ आती है। कविता मन ही मन कहती है, अरे ये बुढ़िया पागल है जो मुझे यहाँ लेके आ गई। कहा मैं अपनी किटी पार्टी छोड़ के इसके साथ यहाँ मरने आ गई। पता नहीं कब तक इसे झेलना पड़ेगा। अरे ये जल्दी मरे और इसकी सारी जायदाद मेरे नाम हो जाए। सलोनी कविता की सारी बातें सुन लेती है। अरे कविता, तुम अपनी सास की जायदाद के लिए उन्हें झेल रही हो और उनके मरने का इंतजार कर रही हो? ये तो गलत बात है। सलोनी की बात सुनकर कविता बिना देर किए कहती है, अरे ये तुमने कैसे सुन लिया? ये सारी बातें तो मैं अपने मन से बोल रही थी। तुमने कैसे सुन लिया? बस फिर क्या था, ये सुनते ही कविता के बगल में बैठी उसकी सास उसकी चोटी पकड़ लेती है।
क्यों रे कलमुही, तू मेरे बारे में ये सब सोचती है? आ, मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए। बड़ी आई मेरी जायदाद लेने वाली, मैं आज ही अपने वकील को बुलाकर सब कुछ छोटी बहू के नाम कर देती हूँ। चल घर चल, आज तेरी अच्छी खबर लेते हूँ। इस तरह सलोनी लोगों के मन की बातें सुन लेती थी, लेकिन धीरे धीरे सलोनी को एहसास होता है कि उसके आसपास के सारे लोग एक दिखावे की जिंदगी जीते हैं और सब एक दूसरे के बारे में बुरा ही सोचते हैं। हे भगवान, दुनिया में कैसे लोग हैं? सबके मन छल कपट से भरे हैं। मैं तो लोगों के मन की बातें सुन सुनकर तंग आ चुकी हूँ। मैं अपनी जिंदगी में अब बहुत खुश हूँ। अब आप मुझसे ये शक्ति वापस ले लीजिए भगवान। इस तरह भगवान सलोनी को दी हुई शक्ति वापस ले लेते हैं और सलोनी एक आम जिंदगी जीने लगती है। बहू का असली घर। औरत का असली घर कौन सा होता है? उसका मायका या ससुराल? चलिए इस कहानी में जानते हैं। मानसी को घर सजाने का बहुत शौक था। एक दिन मानसी अपने पिताजी से कहती है, पापा कल आते वक्त सड़क के किनारे लगे रंगीन गमले लेते आना, छत में छोटा सा गार्डन बनाऊंगी। अरे 2 महीने बाद तेरी शादी है, ससुराल जाकर ही सजाना, वही तेरा असली घर होगा। और फिर मानसी की शादी नारंग से हो जाती है। नारंग का घर होता तो है बहुत बड़ा, लेकिन पुराने तरीके का। फिर एक दिन, माँ जी देखिए मैंने ड्राइंग रूम सजाया है। ये नया बड़ा टीवी और सोफे कैसे लग रहे हैं माँ जी? अरे ये सब नहीं चलेगा, यहाँ मेहमान आते हैं तो आराम से खटिया में बैठेंगे, सोफे में कहाँ पीठ सीधी करेंगे। और रंगीन टीवी का रिवाज हमारे घर में अभी नहीं आया है, समझी? सास मानसी को लगभग फटकार से लगाकर वहां से चली जाती है। वो सास से माफी मांगकर कमरे को फिर से पुराने जैसा ही सजा देती है। एक दिन किचन में मानसी सब्जी बना रही होती है कि तभी उसका पति वहां जाता है। अरे ये क्या कहते हैं इस सब्जी को? परवल जी, हमारे मायके में तो खूब बनती है। आज मन था खाने का तो सबके लिए बना दिया। अरे खाने का मन हो तो अपने घर पर जाकर खाओ ना। अब मानसी समझ जाती है कि पिता ने उसका दिल रखने के लिए ये कहा होगा कि ससुराल ही उसका असली घर है, जबकि उसका असली घर तो उसका मायका ही है। मानसी अपना सामान पैक करके मायके जाती है, जहां वो अपना सामान अपने कमरे में रख ही रही होती है कि मानसी, ये सामान यहाँ मत रखो, ये तुम्हारी भाभी का कमरा है। तुम एक काम करो, कुछ दिन के लिए सामान मेरे कमरे में रख लो। कुछ दिन के लिए मतलब? अगर मुझे हमेशा रहना पड़ा तो माँ? अरे शुभ शुभ बोलो बेटी, हमेशा क्यों मायके में रहेगी? बेटी का असली घर तो उसका ससुराल ही होता है। मानसी को माँ की बात समझ में नहीं आती कि आखिर कौन सा घर उसका है। वो इसी उधेड़-बुन में अपने कमरे में जाती है जो शादी से पहले उसका हुआ करता था। अलमारी खोलती है कि तभी पीछे से उसकी भाभी उसे टोक देती है। अरे दीदी, ये क्या? कुछ चाहिए था क्या? मुझे बोल देती। नहीं नहीं, मैं तो बस वैसे ही अपनी अलमारी में देख रही थी, लेकिन यहाँ तो मेरा कोई भी सामान नहीं है। दीदी, अब ये अलमारी मेरी है। आपकी शादी के बाद कमरा और अलमारी दोनों ही मेरे हैं। अगर आपको यहाँ आना है मेरे कमरे में या अलमारी से कुछ चाहिए तो आप मेरी इजाजत ले लीजिएगा। मानसी को भाभी की बात बहुत बुरी लगती है। वो सीधे माँ के पास जाती है। माँ, वो तो मेरा कमरा था। हाँ बेटा था, लेकिन अब तो तेरी अलमारी तेरे ससुराल में है ना। हाँ, लेकिन वहां तो मैं अपने अनुसार कुछ भी नहीं कर सकती। हर बात पर सास से पूछना पड़ता है, उनके कहे अनुसार ही घर पर रहना पड़ता है। और अब यहाँ भी तुमसे और माँ से पूछना पड़ता है, तो फिर मेरा घर कौन सा है माँ? तभी वहां मानसी की भाभी आ जाती है और वो बहुत ही समझदार महिला होती है। अरे ये तो बहुत सरल है मानसी, तुम ससुराल जाओ और कुछ महीनों तक मेरे कहे अनुसार चलो। इस सवाल का जवाब तुम्हें खुद ही मिल जाएगा। भाभी उसके कान में कुछ बातें कहती हैं, जिसे सुनकर मानसी अपने ससुराल चली जाती है। अरे आज सुबह सुबह काम वाली के लिए दरवाजा किसने खोला? घर पूरा साफ, किचन भी पूरा साफ। माँ जी, आप रोज सुबह 5 बजे उठती हैं, ये मुझे ठीक नहीं लगता, इसलिए आज काम वाली बाई के लिए मैंने दरवाजा खोल दिया। थोड़ी देर के बाद मानसी ससुर के पास नाश्ता और दवाई लेकर आती है। अरे मानसी बेटा तुम। हाँ पापा, आप समय पर नाश्ता करके दवाई ले ले। मानसी पति के लिए टिफिन पैक करती है और पति को देती है। अरे मानसी, आज तो मेरी अलमारी बहुत साफ है और आज खाना भी मेरी पसंद का। क्या बात है। धीरे धीरे मानसी ससुराल वालों में सबका ख्याल रखती है, सबका ध्यान रखती है। एक दिन, ये क्या है मानसी? अब माफ करिएगा मम्मी जी, आपके मना करने पर भी मैं एलईडी टीवी ले आई।
काम करने के बाद जब मैं फ्री होती हूँ ना तो टीवी देखने का बहुत मन करता है। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में मुझे समझ में नहीं आता, इसलिए अपने कमरे के लिए कलर टीवी मंगवाया था। अरे बेटा, तेरा घर है, अपने कमरे में क्यों, ड्राइंग रूम में ही टीवी लगवा दे, हम भी देखेंगे। मानसी सास की बात सुनकर खुश हो जाती है। अरे मानसी, याद है एक सब्जी खाने का तुम्हें बहुत मन था, तो वो सब्जी बनाओ ना, हम सब लोग भी वही खाएंगे। लेकिन वो तो यहाँ पर बनती नहीं है ना। अरे भाई, किचन तुम्हारा है, इस घर की तुम मालकिन हो, अब तो तुम जो खिलाओगी वही खाएंगे हम। मानसी की समझ में नहीं आता कि अचानक घर वालों के व्यवहार में इतना बदलाव कैसे। वो अपनी भाभी के पास मायके जाती है। भाभी, आपके कहे अनुसार मैंने सबका ख्याल रखा, घर की हर छोटी जरूरतों को मैंने खुद पूरा किया, और अब तो घर का हर सदस्य मुझे ही घर की मालकिन मानता है। लेकिन ये क्या फॉर्मूला थी भाभी, समझी नहीं मैं। देखो मानसी, घर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे परिवार का होता है। चार दीवारी ईंट कंकड़ से बनने वाला घर अपना तभी होता है जब हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझ उन चार दीवारी को घर बनाए, और ये तभी मुमकिन होगा जब आप खुद उस घर को अपना मान कर रहें जहां आप रहते हैं। मैं समझ गई भाभी, लड़ाई झगड़ा चालाकी से कोई भी घर अपना नहीं हो सकता, फिर चाहे वो औरत का ससुराल हो या फिर मायका। बहू का 9वां महीना। सुमित्रा जी की बहू ऋतु प्रेग्नेंट थी और अब उसकी प्रेगनेंसी का 9वां महीना चल रहा था। ऋतु का पति देवेश उसका काफी अच्छे से ख्याल रखता था, लेकिन प्रेगनेंसी अपने आप में ही एक अलग ही वक्त होता है जब एक औरत कई तरह के बदलावों से गुजरती है। शरीर के साथ साथ उसके अंदर बहुत सारे इमोशनल चेंजेस भी आते हैं, और ऋतु इन सब चीजों से गुजर रही थी। इसीलिए कई बार वो बहुत परेशान हो जाती थी। उसे बार बार बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। एक दिन अचानक शाम के वक्त ऋतु जोर जोर से रोने लगी। अरे ऋतु बेटा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं मम्मी जी, बस बहुत परेशान हो रही हूँ मैं। हाँ हाँ बेटा, वो तो मुझे भी दिख रहा है, तभी तो रो रही हो तुम। लेकिन परेशानी के पीछे की वजह तो बताओ, आखिर बात क्या है? किसी ने कुछ कहा क्या तुमसे? नहीं मम्मी जी, किसी ने कुछ भी नहीं कहा, बस ऐसे ही मेरा मन कर रहा है रोने का। अरे बेटा, ये क्या बात हुई, रोने का मन कर रहा है? अरे तुम माँ बनने वाली हो, अगर इस तरह रहोगी ना तो बच्चा भी रोने वाले नेचर का पैदा होगा। तो फिर मैं क्या करूं मम्मी जी? मुझे बता अपने दिल की बात, मेरे साथ शेयर कर कि क्या परेशानी है। वो क्या है ना मम्मी जी, मैं अपने पेट की तरफ देखती हूँ ना तो अजीब सी घबराहट होती है। अरे लेकिन क्यों बेटा? तुम्हारे पेट में तो तुम्हारा आने वाला बच्चा है, इसे देखकर तुम्हें खुश होना चाहिए। मम्मी जी वो क्या है ना, मेरा पेट इतना बड़ा हो गया है, शरीर की हालत ऐसी हो गई है तो सोच सोच कर डर लगता है कि मैं कभी फिर से पहले जैसे स्लिम और ब्यूटीफुल हो पाऊंगी क्या। अरे बेटा, ये तो कुछ दिनों की बात है, सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी। ऋतु, क्या हुआ? तुम बार बार करवटें क्यों बदल रही हो? रात के 2 बज रहे हैं, सो जाओ ना अब। देवेश, नींद नहीं आ रही है, मैं ठीक से सो नहीं पा रही हूँ। अरे ये क्या, तुम तो उठकर बैठ गई, इस तरह बैठे बैठे पूरी रात बिताओगी क्या? क्या करूँ देवेश, पेट की वजह से जैसे ही लेटती हूँ अजीब सा लगने लगता है, ठीक से सो भी नहीं पाती। तुम एक काम करो, अपने पेट के बगल में एक तकिया लगा लो, तुम्हें ठीक से नींद आ जाएगी। वो भी करके देख लिया, अब तो लगता है जब तक बच्चा इस दुनिया में नहीं आएगा मैं ठीक से सो भी नहीं पाऊंगी। ऋतु, बच्चा आने के बाद कौन सा चैन की नींद सो पाओगी? कम से कम अब तो आराम कर लो। तुम सो जाओ देवेश, मैं बैठे बैठे ही अपनी नींद निकाल लूंगी। और फिर कुछ दिन के बाद सुमित्रा जी के घर पर कुछ परिचित लोग मिलने के लिए आते हैं। मम्मी जी, आप उन लोगों के साथ बैठकर बातें करिए, मैं सबके लिए चाय बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं कर लूंगी, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, तुम आराम करो। अरे मम्मी, घर के छोटे मोटे काम तो मैं करती हूँ ना, चाय बनाने में कैसी प्रॉब्लम? अच्छा ठीक है, अगर कोई परेशानी नहीं है तो बना दो चाय। अरे ये क्या बात है सुमित्रा जी, आप तो दादी बनने वाली हैं। हाँ जी, बस ठीक ठाक तरीके से मेरा पोता या पोती इस दुनिया में आ जाए तो चैन हो जाए। सही कहती है बहन जी, एक औरत के लिए ये वक्त बहुत मुश्किल होता है। वैसे बहू की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, तबीयत तो ठीक है, बस ऐसे ही थोड़ी बहुत परेशानी है जो इस वक्त होती है, उसी से गुजर रही है। पहली बार माँ बन रही है ना, कभी कभी परेशान हो जाती है।
सुमित्रा जी रिश्तेदारों से बात करती है और उन्हें काफी देर हो जाती है। रिश्तेदारों के जाने के बाद, अरे रितु बेटा, तुम अभी तक किचन में काम कर रही हो? मैंने तुम्हें मना किया था ना, इतनी देर खड़े रहने की क्या जरूरत थी? मम्मी जी, वो मुझे लगा रात के खाने में देर हो जाएगी, इसलिए मैं सब उधर बिजी थी तो मैं खाना बनाने लग गई थी। अरे बेटा, तुम तो बिल्कुल कुछ भी नहीं समझती। जरा अपने पैरों की हालत तो देखो। हाँ मम्मी जी, मुझे भी ना पैरों में बहुत भारीपन लग रहा है। ये भारीपन नहीं है, ज्यादा देर खड़े रहने की वजह से तुम्हारे पैरों में सूजन आ गई है। अब कमरे में जाकर आराम करो, चलो। और सुनो, अपने पैरों के नीचे ना तकिया लगा लेना, सर के नीचे मत लगाना, ठीक है? अपने कमरे में जाने के बाद, यार ये प्रेगनेंसी भी कितनी अजीब चीज है, कभी रोने का मन करता है, कभी हंसने का। घर में सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी की जो प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रही हूँ वो मैं किसी को नहीं समझा सकती। ये सब कब ठीक होगा? और फिर एक रात अचानक रितु नींद में उठकर बैठ जाती है और अपने पूरे शरीर पर खुजली करने लगती है। देवेश की आंख खुलती है और वो रितु को इस तरह खुजली करते हुए देखता है। अरे क्या हुआ रितु, तुम ठीक तो हो ना? पता नहीं क्यों देवेश, लेकिन अचानक से पूरे शरीर में खुजली हो रही है। दिखाओ जरा मुझे। अरे लेकिन तुम्हारे शरीर पर तो कोई मच्छर के काटने की या किसी तरह के रैशेस भी नहीं है, पर खुजली क्यों हो रही है? लगता है ये भी प्रेगनेंसी की कोई नई प्रॉब्लम है। अरे अरे परेशान मत हो, मैं मम्मी को बुला कर लाता हूँ। सुमित्रा जी के आने के बाद, अरे क्या बात है बेटा, इस तरह क्यों खुजली कर रही हो? अचानक से क्या हो गया तुम्हें? मम्मी जी, ऐसा लग रहा है जैसे सर से पैर तक पूरे बदन में मच्छरों ने काट लिया हो। अरे लेकिन इसमें रोने की क्या बात है, चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, बस अब जल्दी से बच्चा इस दुनिया में आ जाना चाहिए ताकि मुझे इन सारी प्रॉब्लम से मुक्ति मिले। ऐसा नहीं कहते रितु, माँ बनना तो दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी है और ये सारी परेशानियां तो सबके साथ होती है। जानती हूँ, लेकिन फिर भी क्या करूँ, रात को सो नहीं सकती, कभी पेट भर के खाना खा लेती हूँ तो उल्टी करने का मन करता है, ज्यादा देर खड़ी हो जाती हूँ तो पैर में सूजन आ जाती है, ज्यादा देर बाहर घूमने भी नहीं जा सकती वरना टॉयलेट की प्रॉब्लम। ये सब कब ठीक होगा? कुछ दिन और बीत गए और अब तक रितु का 9वां महीना खत्म होने का वक्त आ गया था। अब हर दिन रितु बस यही सोचती थी कि उसका बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। हाँ, वो बात अलग थी कि वो कई तरह की इमोशनल चेंजेस से गुजर रही थी और फिर एक दिन अचानक, देवेश, मुझे ना चाउमीन खाने का मन कर रहा है। अभी रात के 12 बजे? अरे रितु, इस वक्त चाउमीन कहाँ से लेकर आऊंगा मैं? किसी होटल में फोन करो ना, कोई तो डिलीवर करता होगा ना इतनी रात को। नहीं नहीं रितु, इतनी रात को कोई डिलीवर नहीं करता, तुम कल खा लेना, मैं कल तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा बस। नहीं, मुझे अभी खाने का मन कर रहा है, मुझे अभी खाना है। अच्छा अच्छा ठीक है, एक काम करो, मैं किचन में जाकर तुम्हारे लिए मैगी बना कर लाता हूँ, क्या पता उसे खाकर तुम्हारा मन ठीक हो जाए। हाँ ठीक है। देवेश रितु को मैगी बनाकर खिला देता है, लेकिन अगले दिन अचानक से रितु की तबीयत खराब हो जाती है। क्या हुआ है बहू को? बेटा तूने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया ना? मम्मी वो कल आधी रात को चाउमीन खाने की बात कर रही थी तो मैंने इसे मैगी बनाकर खिला दी। अरे लेकिन एक बार मुझसे तो पूछ लेता, इसी वजह से उसे अजीब सा लग रहा है। कोई बात नहीं, वैसे भी बच्चा आने का वक्त पास आ गया है ना, इसलिए ये सब चीजें हो रही है। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, जब से मैगी खाई है तब से पता नहीं क्या हो गया। अरे कुछ नहीं हुआ बेटा, बस कुछ दिन की बात और है, परेशान मत हो। चल हम तुम्हें ना डॉक्टर के पास ले चलते हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद, डॉक्टर साहब मेरी बहू की तबीयत ठीक तो है ना? हाँ, वैसे तो सब कुछ ठीक लगता है, डाइजेशन का प्रॉब्लम हो गया है, ऐसे वक्त में हो जाता है। प्रेगनेंसी की वजह से पेट के ऊपर बहुत प्रेशर आ जाता है, इसलिए डाइजेशन थोड़ा वीक हो जाता है, और उन्होंने रात के वक्त मैगी खा ली, इसलिए उनको ये प्रॉब्लम हो गया। डरने वाली कोई बात नहीं है। थैंक यू डॉक्टर साहब, अब हम इसका ध्यान रखेंगे। लेकिन अब रितु की डिलीवरी का वक्त पास आ गया है, आपको उनका पहले से भी ज्यादा ध्यान रखना होगा। मैंने चेकअप कर लिया है, 1 सप्ताह के अंदर रितु की डिलीवरी होने के पूरे चांस है। एक दिन अचानक किचन में काम करते करते रितु के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है। देवेश, मम्मी जी जल्दी आइए। अरे अरे क्या हुआ बहू, क्या हुआ तुम्हें? बहुत दर्द हो रहा है मम्मी, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझसे खड़ा भी नहीं रहा जा रहा। इधर आ जाओ रितु, मैं तुम्हें बेड पर लिटा देता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। बेटा मुझे लगता है इसकी डिलीवरी का वक्त पास आ गया है, अब हमें रितु को हॉस्पिटल ले जाना होगा। वैसे भी डॉक्टर ने कहा था कि 1 सप्ताह के अंदर डिलीवरी कभी भी हो सकती है।
मुझे बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं मर जाऊंगी। प्लीज मुझे बचा लो देवेश। अरे रितु घबराओ मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद आप जल्दी से रितु को एडमिट करवा दीजिए और आप लोग बाहर वेट करिए। नहीं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। रितु समझने की कोशिश करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रितु को लेबर पेन शुरू हो गया था और वो काफी तकलीफ से गुजर रही थी। एक बच्चे को जन्म देते समय औरत जिस तकलीफ से गुजरती है उसे सिर्फ वही समझ सकती है। रितु की तकलीफ को देखकर देवेश भी काफी इमोशनल हो गया था। रितु को इस तरह चीखते देखकर उसे बहुत दुख हो रहा था, लेकिन आधे घंटे के बाद जब डॉक्टर अपने हाथ में रितु और देवेश की छोटी सी बच्ची को लेकर आया तो रितु के चेहरे पर स्माइल आ गई। रितु, ये देखो तुम्हारी और मेरी नन्ही सी बेटी। ये तो एकदम परी की तरह दिखती है। दिखेगी क्यों नहीं, एकदम तुम पर गई है ना, इसलिए। लेकिन मम्मी, उसकी नाक तो मेरे जैसी है। अच्छा ठीक है, नाक तुम रख लो, बाकी सब मेरे जैसा। देखा रितु, तुमने कितनी तकलीफ सही, लेकिन उस तकलीफ के बदले तुम्हें भगवान ने ये छोटी सी परी दे दी। और ऐसा सब औरतों के साथ होता है। तुमने बहुत हिम्मत रखी है बेटा, और इसका नतीजा आज हमारे सामने है। बहू की बिगड़ी माँ। अब मेरी बेटी का घर है, मतलब मेरा ही घर है ना, क्या आप ही समझन जी। हाँ हाँ, वो बात भी सही है आपकी। ये तो आप ही का घर है, जब चाहे मुंह उठा के आ जाया कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये कहानी है त्रिवेणी की, जिसकी बेटी मालविका की शादी अर्जुन से होती है। अर्जुन एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन होता है और अर्जुन और मालविका को कॉलेज से ही एक दूसरे से प्रेम होता है। अपनी बेटी महलों में ब्याही गई है, इस बात का पूरा फायदा उठाती है त्रिवेणी, क्योंकि त्रिवेणी को पहले से ही चोरी करने की आदत होती है। और अब वो अपनी बेटी मालविका के ससुराल में बार बार जाकर चोरियां करना शुरू कर देती है। तो चलिए देखते हैं कि कैसी है इस बिगड़ी हुई माँ की कहानी। मम्मी, सासू माँ, ये लीजिए नाश्ता। माँ, ये बिस्किट्स आप मत खाइए, ये शुगर फ्री बिस्किट्स सासू माँ के लिए हैं। इन्होंने खास विदेश से मंगवाए हैं। अरे रहने दो मालविका बहू, पूनम रायचंद का दिल बहुत बड़ा है। मैं गरीबों को इतना दान करती हूँ, तो क्या अपनी समधन को एक बिस्किट नहीं दे सकती? जस्ट किडिंग समधन जी। और हाँ मालविका बहू, आइंदा से तुम ये नौकरों वाले काम बिल्कुल मत करना। इन सब के हाथों में क्या मेहंदी रची है? मालकिन, वो पिछली बार सोने और चांदी के बर्तन हमसे टूट गए थे, इसलिए हमें बड़े साहब ने रसोई का काम करने से मना किया है। अरे चिल चिल, हम रायचंद हैं और इस महल में ऐसे हजारों सोने और चांदी की चीजें हैं। टूटती है तो टूटने दो, हमारे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। ये सब सुनकर त्रिवेणी के मन में लालच का प्रकोप जाग उठता है और वो मन ही मन पूरे महल को निहारते हुए कहती है, हाय, अब जब ये पूनम रायचंद अपनी जुबान कह रही है, फिर तो इस घर पे भी हाथ साफ करना ही पड़ेगा। अपनी बेटी का ससुराल है तो क्या हुआ, इसमें कोई लाज शर्म नहीं। उल्टा मैं तो भाग्यवान हूँ कि मेरी बेटी एक महल की बहू बनी है। त्रिवेणी अब रायचंद मैंशन में रोजाना आना शुरू करती है और वो चुपके से पूनम की कमरे में घुसकर उसकी अलमारी से उसकी साड़ियां और गहने चुराती है और अपने बैग में लेकर पीछे के गेट से रफू चक्कर हो जाती है। पूनम जब हॉल में आती है तभी, अरे मालविका बहू, समधन जी कहाँ चली गई? अभी तो यहीं थी। सासू माँ, वो मम्मी को ना आज मंदिर जाना था, आज कोई बड़ी पूजा है वहाँ, इसलिए वो चली गई। पूनम जब अपनी साड़ियाँ और गहने गायब दिखती है तो, ओफो, लगता है फिर से मैं अपनी साड़ियाँ और गहने कहीं रखकर भूल गई। लगता है लॉन्ड्री में गई है साड़ियाँ और गहनों को पॉलिशिंग के लिए दिया होगा। पूनम को भूलने और लापरवाही की आदत थी और कोई भी चीज यहाँ से वहाँ हो जाए तो वो उसका कसूर अपनी लापरवाही पर थोप देती, जो कि सच नहीं था। ये बस पूनम के मन का भ्रम था। ऐसे ही त्रिवेणी कभी रसोई में से चांदी और पीतल के बर्तन, कभी महल के मंदिर में से महंगी मिठाइयाँ, कभी कोई फोन, कभी कोई घड़ी, तो कभी तिजोरी से पैसे चुराती रहती और महल में कानों कान किसी को भनक तक नहीं लगती। एक बार, अरे ये क्या मालविका, हमारी तिजोरी खाली और खुली क्यों है? इसका मतलब घर में चोरी हुई है। तुम रहती कहाँ हो? तुम्हारा हमारे कमरे पर ध्यान नहीं रहता है क्या? ये क्या बेतुकी बात कर रहे हो आप अर्जुन? मैं इस घर की बहू हूँ और मेरी कंधों पर दुनिया भर की जिम्मेदारियां रहती हैं। अब क्या मैं कुर्सी लगाकर कमरे में बैठकर चौकीदारी करती रहूं? वही रह गया है क्या? पूरे महल के हाउस कीपिंग स्टाफ और सिक्योरिटी को एकत्रित किया जाता है और सबकी तलाशी ली जाती है।
पूनम को अब समझ में आ जाता है कि पिछले कुछ दिनों से सिर्फ उसकी ही नहीं बल्कि महल की काफी चीजें भी गायब हो रही थी। पूनम का पति इंद्रेश कहता है, अरे पूनम, तुम खामखा अपने आप पर भुलक्कड़ होने का, लापरवाही होने का शक कर रही थी, जबकि चोरियां सिर्फ हमारी ही नहीं पूरे महल की चीजों की चोरी हो रही थी और मालविका बहू और अर्जुन की भी कई सारी चीजें गायब हुई हैं। महल में सिक्योरिटी इंचार्ज बोलता है, बड़े साहब, हमने ये बात आपको बताने की कोशिश की, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आप शहर के बाहर थे और मालकिन जी भी दिन भर बाहर रहती थी, तो बता ही नहीं पाए। महल में छोटी सी छोटी चीजें भी चोरी हो रही है। ये बात तो बहुत गंभीर हो गई है और तगड़ी सिक्योरिटी तैनात कर लो, लेकिन अब इस घर में कोई चोरी नहीं होनी चाहिए। तभी वहाँ पे त्रिवेणी आ जाती है। क्या हुआ दामाद जी, और आप सब इतने चिंतित और परेशान से क्यों नजर आ रहे हो? कोई समस्या आन पड़ी है क्या? हाय हाय। अर्जुन त्रिवेणी को आए दिन होने वाली चोरियों के बारे में बताता है और त्रिवेणी थोड़ी सी घबरा भी जाती है। अरे बाप रे बाप, इतनी बड़ी बात! आम सी बात है, हमारे गली मोहल्लों में ना इतनी सारी चोरियां होती है, तो फिर ये तो एक राजमहल ठहरा। चिंता मत कीजिए आप सब, कड़ी सिक्योरिटी कर दीजिए। मतलब क्या, चोर और चौकन्ना हो जाएगा और कम चोरी करेगा। क्या मतलब है आपका समधन जी? हाय हाय, अरे गधेड़ी बेवकूफ त्रिवेणी, ये क्या बोल रही हो? बैल, मुझे मार जैसी समस्या खड़ी मत कर त्रिवेणी। समधन जी, किस सोच में डूब गई आप? अब कुछ भी तो नहीं समधन जी, समधी जी, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि आप अपना सारा सामान सहज के छुपा के रखिए, इसमें भलाई होगी आपकी। पूनम को त्रिवेणी के इस व्यवहार पर थोड़ा सा शक आ जाता है। त्रिवेणी अब से रायचंद मैंशन में आना जाना कम कर देती है अपने घर में। बस अब अपना अगले कुछ दिनों तक का स्टॉक तो मैं भर लाई हूँ। अब वहाँ रायचंद मैंशन में मामला काफी गर्म है, जब तक वो ठंडा नहीं हो जाता मैं वहाँ तीज त्योहारों में ही आया जाया करूंगी, क्योंकि अगर मैं वहाँ गई तो चाहे मैं एक चम्मच ही क्यों ना लूं, उसे भी चोरी करने से अपने आप को रोक नहीं पाऊंगी। क्या करूँ, आदत से मजबूर जो हूँ। और बेवकूफ रायचंद, उन्हें तो पता भी नहीं कि आज दिन का सांप रोज उनके घर में आकर चोरी करके जाता है। बेचारे, जितने माला माल हुए उतने ही कंगाल भी हो गए। महल में एक नौकर पूनम के पास जाकर उससे कहता है, मालकिन, मुझे ना आपको एक बात बतानी है। वो दरअसल छोटी मालकिन की मम्मी यानी कि त्रिवेणी जी को मैंने अपनी आंखों से चोरी करते हुए देखा था। क्या तुम घन चक्कर हो क्या? तुम्हें ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी ना। मुझे वैसे भी उस सो कॉल्ड समधन जी त्रिवेणी पर शक तो आ ही रहा था, लेकिन कंफर्म नहीं कर पा रही थी मैं आपको ये बात पहले इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं था और आप मेरी बात पर विश्वास भी नहीं करते। और तो और त्रिवेणी जी इतनी चालाक हैं कि उन्होंने महल की उन्हीं जगहों पर चोरी की है जहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं है। अब देखना मैं क्या चक्रव्यूह रचाती हूँ। अब मैं हमारा पुश्तैनी हीरे का हार सरेआम हॉल में रख दूंगी और जैसे ही वो त्रिवेणी उस हार को चुराएगी तब मैं उसे रंगे हाथ पकड़ लूंगी। पूनम की इन सब बातों को मालविका कमरे के बाहर ही सुन लेती है और वो अत्यंत हैरान और स्तब्ध हो जाती है। मालविका फौरन अपनी माँ त्रिवेणी को फोन लगाती है। मम्मी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आपने अपनी ही बेटी के ससुराल में इतनी सारी चोरियां की। वेरी बैड मम्मी, सासू माँ को आपकी इन काली करतूतों के बारे में सब पता चल चुका है। मालविका बेटा, ये तो क्या करी है? मैंने कोई चोरी चकारी नहीं की यार। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, बाय। मालविका इतना कहकर फोन कॉल कट कर देती है। त्रिवेणी अब पूरी तरह डर चुकी थी। वहीं रायचंद मैंशन में पूनम हॉल में खुले आम पुश्तैनी हीरे का हार रख देती है और त्रिवेणी को न्योता देने के लिए फोन लगाती है। त्रिवेणी पूनम का कॉल देखकर कांपने लगती है। पूनम, रायचंद का कॉल, मेरी तो आज शामत है। अरे, आज सूर्योदय किसी और दिशा से हुआ है क्या? त्रिवेणी मेरा फोन नहीं उठा रही। खैर, वो वैसी भी आज आने ही वाली थी 2 बजे तक। अपने आप आएगी और सारी चोरी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाएगी। पूनम अपने कमरे में आराम करने चली जाती है और सभी नौकर भी भोजन करने जाते हैं। तभी वहाँ पर बालकनी से एक चोर आता है और वो पुश्तैनी हीरे का हार चुरा कर ले जाता है। और बाद में जब पूनम ये सीसीटीवी में देखती है तब ये क्या? ये तो एक आदमी चोर है। अरे नहीं, ये क्या कर दिया मैंने? तभी पूनम का फोन बजता है और उसे एक वीडियो मैसेज आता है जिसमें त्रिवेणी का वीडियो होता है। क्यों समधन जी, आपको क्या लगा आप मुझे पकड़ लोगी? लेकिन मैं तो चली 7 समंदर पार, अब आप मुझे कभी पकड़ नहीं पाओगी। मेरी मालविका का ख्याल रखना और अपने सामान का भी। त्रिवेणी, तुम्हारी इतनी हिम्मत! पूनम गुस्से में फोन पटक देती है और वहाँ त्रिवेणी एरोप्लेन में उड़कर सारा चुराया हुआ सामान लेकर रफू चक्कर हो जाती है।
ये कहानी लगभग हर घर की है, जहाँ शादी के बाद लड़के की माँ और लड़के की बीवी को ये असुरक्षा हो जाती है कि कहीं उनका पलड़ा लड़के के सामने हल्का ना पड़ जाए। ऐसे में चालाक बहू सास को कैसे देती है जवाब, चलिए देखते हैं इस कहानी में। सौम्या और उसकी सास एक दूसरे से जलन की भावना रखती। दोनों के बीच सिर्फ कंपटीशन था कि आखिर शेखर है किसका। शेखर यानी सौम्या का पति और कंचन बहन का बेटा। एक दिन सौम्या अपने कमरे में शेखर से फोन पर बात कर रही थी। हेलो शेखर, मैं ना आज सारा दिन घर का काम काज करके थक गई हूँ, क्यों ना शाम को किसी क्लब में चले? ओके बेबी। कमरे के बाहर कंचन बहन सौम्या और शेखर की सारी बात सुन लेती हैं। बड़ी आई मेरे बेटे को लेकर क्लब जाने वाली। शाम को तो वो मेरे साथ मंदिर जाएगा। शाम को शेखर जल्दी वापस आता है और सौम्या भी शानदार ड्रेस पहनकर तैयार रहती है। अरे शेखर बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गए। बेटा लगता है मेरी कमर में लचक पड़ गई है। हाय मैं तो मर गई। अरे माँ, क्या हुआ? मेरी तो सौम्या से बात हुई थी, उसने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। तभी शॉर्ट चमकीली ड्रेस में फुल मेकअप में सौम्या वहाँ आ जाती है। सौम्या, तुमने ये क्या हाल बना रखा है? माँ की कमर लचक गई है, जल्दी चलो, हमें माँ को डॉक्टर के पास ले जाना है। लेकिन माँ अभी कुछ देर पहले तो ठीक थी। हाँ, मैं तो नखरे कर रही हूँ ना। नहीं नहीं माँ, सौम्या का ये कहने का मतलब नहीं था। चलो हम अभी डॉक्टर के पास चलेंगे। सौम्या परेशान सी माँ की तरफ देखती है। शेखर माँ को पकड़कर कार की तरफ ले जाता है कि तभी कंचन सौम्या की ओर देखकर आंख मारती है। कंचन सौम्या की तरफ शरारती हंसी हंसते हुए कहती है, सौम्या बेटा, जरा खाने में कुछ चटपटा बना लेना। मैं शेखर के साथ डॉक्टर के बाद मंदिर जाऊंगी और हमें आने में देर हो जाएगी। शेखर और कंचन जैसे ही कार में बैठने जाते हैं, सौम्या वहां आ जाती है। शेखर, मुझे ना माँ की बहुत चिंता हो रही है, क्यों ना मैं भी आपके साथ चलूं? खाना मैं घर आकर बना लूंगी। वाह सौम्या, तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हें माँ का कितना ख्याल है। सौम्या कंचन की ओर देखते हुए, आखिर तुम्हारी माँ मेरी माँ भी तो है। अरे नहीं सौम्या बेटा, तुम परेशान ना हो। अरे माँ नहीं, सौम्या भी आपके ठीक होने तक परेशान ही रहेगी और उसका मन भी काम में नहीं लगेगा। चलो सौम्या, तुम भी साथ चलो। सौम्या पार्टी की ड्रेस में ही शेखर के साथ कार के सामने सीट पर सवार हो जाती है। कंचन रास्ते में कहती है, अरे शेखर, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं। क्या हुआ माँ? बेटा, मेरी कमर की लचक तो मानो गायब ही हो गई। सौम्या तो समझ चुकी होती है, लेकिन वो शेखर के सामने अनजान बन जाती है। माँ, ये तो सच किसी चमत्कार से कम नहीं। आपको तो ईश्वर का शुक्रगुजार होना चाहिए। शेखर, चलो हम माँ को सिविल लाइंस के हनुमान मंदिर ले जाते हैं। और देखिए ना, आज मंगलवार भी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। लेकिन सौम्या, मैं तो ऑफिस से सीधे यहाँ आ गया हूँ, मैंने तो हाथ मुंह भी नहीं धोए, मैं मंदिर कैसे जाऊँगा? कोई बात नहीं शेखर, मैं और माँ भगवान का शुक्रिया अदा कराएंगे। चलो अच्छा ही है, ये मेरे साथ रहेगी और मैं मंदिर के भी दर्शन कर लूंगी। रही बात शेखर की, तो अच्छा ही है, अगर वो मेरे साथ नहीं तो इस सौम्या की बच्ची के साथ भी नहीं रहेगा। मंदिर के बाहर काफी भीड़ देखकर कंचन और भी खुश हो जाती है। दर्शन करने में कम से कम 2-3 घंटे तो लग ही जाएंगे। माँ, यहाँ पर तो काफी भीड़ है, यहाँ काफी वक्त लगेगा। चलो यहाँ कल आ जाएंगे। नहीं बेटा, मैं यहाँ से हनुमान जी का शुक्रिया अदा किए बिना नहीं जाऊंगी। वैसे भी मेरा आज सारा दिन का उपवास है, दर्शन करके ही मैं कुछ खाऊंगी बेटा। ये कहकर कंचन कार से उतर जाती है और सौम्या से कहती है, चलो सौम्या, दर्शन कर आए। माँ, मैं तो आपको बताना ही भूल गई, मैं ऐसे कपड़ों में मंदिर कैसे जा सकती हूँ? अरे सौम्या, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, ये कपड़े तो काफी छोटे हैं, मंदिर में पहनकर जाना ठीक नहीं रहेगा और बिना दर्शन किए माँ कुछ खाएगी नहीं। अब क्या करें? अरे करना क्या है,
माँ दर्शन कर ले, हम यही कार में माँ का इंतजार करेंगे। माँ, आप मंदिर में दर्शन करें, तब तक मैं और सोमिया पास के होटल से कुछ खाकर आते हैं। और हाँ, आपके लिए भी पैक करवा लेंगे। फिर क्या था, निराश चेहरा लिए कंचन मंदिर चली जाती है। सीख, चालाकी उतनी ही अच्छी है जिससे किसी को नुकसान ना पहुंचे, वरना कभी कभी ज्यादा चालाकी नुकसान का कारण भी बन जाती है। बहू के सवाल। प्रतिभा को बचपन से ही सवाल जवाब का बहुत शौक होता है, जिसके चलते मम्मी पापा उसे किताबें ला कर देते हैं, लेकिन वो उनकी जगह गूगल की मदद लेकर अपने पास अतरंगी सवालों का पिटारा भरे रखती है, जिनसे वो लोगों को अपने आगे बेवकूफ दिखाने के लिए हर बात पर सबसे अतरंगी सवाल पूछती रहती है। ओ बहू, कहाँ है? जरा जल्दी इधर आ। क्या हुआ मम्मी जी, ऐसा कौन सा आसमान सिर पर आ गिरा जो इतनी हबड़ तबड़ में बुलाया? अरे आसमान का तो पता नहीं, पर इसकी छत जरूर गिरेगी। कितनी बार बोला है कि इसे रिपेयर करा लो। मम्मी जी, ऐसी क्या चीज है जो आपसे कभी सवाल तो नहीं पूछती, पर फिर भी आपको हमेशा उसका जवाब देना पड़ता है? हे भगवान, यहाँ घर गिरने को आया और इसे केबीसी खेलना है। अरे तू अपने सवालों का टोकरा अपने पास ही रख, मेरा बेटा करा देगा। वो आलसी, उनके भरोसे रही तो छत पक्का गिरेगी। इससे अच्छा है कि जल्द जवाब ही दे दो। प्रतिभा की बात सुन सास असमंजस में वहीं बैठ जाती है, जिसे देख प्रतिभा मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। और मती मारी गई थी जो इस सवालों की दुकान को घर ले आई। क्या हुआ माँ, इतनी परेशान क्यों बैठी हो? अरे हाँ हाँ, आजा, सब तेरी वजह से तो हुआ है। पूरी दुनिया में तुझे कोई दूसरी लड़की नहीं मिली थी शादी करने के लिए, जो इस सवाल बवाल को मेरे सिर पर ला बिठा दिया। अब क्या सवाल पूछ लिया प्रतिभा ने? इस पर सास अभय को प्रतिभा का सवाल बताती है, जिसे सुनकर अभय जोर जोर से हंसने लगता है। अरे माँ, प्रतिभा के पास जाओ और बोलो उसका जवाब है मोबाइल फोन, जो हमसे कोई सवाल नहीं पूछता, लेकिन हमें हमेशा उसके बजने पर जवाब देना ही पड़ता है। ओ हाँ हाँ, चल अब दफा हो, आलसी कहीं का। इस पर अभय के वहां से जाते ही सास प्रतिभा के पास जाकर उसे जवाब दे देती है, जिसे सुन प्रतिभा हैरान रह जाती है, लेकिन अपनी बात के चलते छत की रिपेयरिंग का काम करा देती है। मेरे सवाल का जवाब इतनी जल्दी देना मम्मी जी के बस की तो बात है नहीं। कोई मुझे इतनी जल्दी हरा दे ये कभी नहीं हुआ, और ना ही मैं होने दूंगी। अब देखो। इसके बाद तो जैसे बात प्रतिभा के अभिमान की हो जाती है, जिसमें वो सास से बदला लेने का मौका ढूंढने में जुट जाती है। एक दिन, आज ना हमें पड़ोस वाले शर्मा जी के घर डिनर पर जाना है, तो अपने सवालों को घर पर ही छोड़कर जाना, समझी? सास की बात का कोई जवाब दिए बिना प्रतिभा वहां से चली जाती है, और रात को शर्मा जी के घर पहुंचते ही उनके बच्चे के साथ खेल खेलने के बहाने अपने सवालों की गाड़ी शुरू कर देती है। पापा, आंटी बहुत सवाल करती है, मुझे उनके साथ नहीं खेलना। अरे ना ना बच्चा, आंटी आपकी नॉलेज के लिए ही तो पूछ रही होंगी ना। अच्छा तो बताओ, एक लड़की 50 फुट की सीढ़ी से गिरी, फिर भी उसे चोट नहीं लगी, क्यों? बच्चे की बात सुनकर शर्मा जी सिर खुजाते बैठ जाते हैं। अब अरे बच्चा, जाओ खिलौने से खेलो, जाओ जाओ। क्यों शर्मा जी, जवाब नहीं पता तो बच्चे को भेज रहे हैं? अरे आप सब भी क्या सवाल जवाब में लग गए, डिनर करते हैं ना। अब तो जवाब सुनकर ही खाना खाऊंगी। क्योंकि वो लड़की आखिरी सीढ़ी से गिरी थी, इसलिए चोट नहीं लगी। मिल गया जवाब, अब कोई बदतमीजी या सवाल नहीं। अच्छा, तो आज तक मम्मी जी को भी सारे जवाब आप ही बताते थे? क्यों, तुम्हारे अहंकार को ठेस पहुंची कि कोई तुमसे तेज कैसे हो सकता है? ओहो, इतना कॉन्फिडेंस। तो बताओ, एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं? 12, 2 जनवरी, 2 फरवरी एंड कंटिन्यूड। ज्यादा तेज हो। अच्छा, ऐसी क्या चीज है जिसे तुम छुए बिना पकड़ सकते हो? बात। 2 माँ और 2 बेटी पिज्जा खाने गई, सबने एक एक स्लाइस खाया, फिर भी सिर्फ 3 स्लाइस ही खा पाए। कैसे? क्योंकि उनमें एक ग्रैंड मदर है, फिर उनकी बेटी यानी कि मदर, और फिर उनकी बेटी। हो गई 2 माँ और 2 बेटी, मिल गया 3 स्लाइड का हिसाब। अरे कभी तो अपनी गूगल की दुनिया से बाहर निकलो। अपने आप को अगर इतना ही तेज समझती हो तो अब तुम मेरे सवालों का जवाब दो। कौन सा फूल सबसे अच्छा है? किसका दूध दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छा है? कौन सी मिठास सबसे अच्छी है? अभय के सवाल सुन प्रतिभा असमंजस में पड़ चुपचाप बैठ जाती है, जिसे देख सब हैरान रह जाते हैं। प्रतिभा के पास सवाल का जवाब नहीं, ये चमत्कार कैसे हो गया?
अरे कभी गूगल छोड़कर ढंग की किताबें पढ़ी होती तो पता होता। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसमें अभय का जवाब ना दे पाने की वजह से प्रतिभा सवाल पूछना बंद कर देती है, लेकिन साथ ही सुकून से रह भी नहीं पाती, जिसे देखकर एक शाम अभय प्रतिभा को कहता है, देखो मेरा तुम्हें हर्ट करने का कोई मोटिव नहीं था, बस समझाना था कि अगर तुम्हारे पास कोई टैलेंट है तो उससे लोगों को नीचा दिखाने की जगह उन्हें सीखने में या मदद करने में इस्तेमाल करो। ज्ञान नहीं, जवाब दो। सबसे अच्छा फूल कॉटन का है, क्योंकि उससे हमें कपड़े पहनने को मिलते हैं। सबसे अच्छा दूध माँ का है, क्योंकि उसकी वजह से एक बच्चा स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है। और सबसे अच्छी मिठास तुम्हारी जुबान में होती है। अगर जुबान से अच्छा बोलोगे तभी तो लोगों से जुड़ पाओगे, उनके मन और जीवन में घर कर पाओगे। अभी भी ज्ञान ही दिया, लेकिन ऐसा जो मेरे पास नहीं था। सॉरी, मुझे कभी समझ में ही नहीं आया कि मैं कितना गलत कर रही हूँ, और ना ही किसी ने समझाया। पर अब वादा करती हूँ, गूगल से ज्यादा किताबों में समय लगाऊंगी, और जो भी सीखूंगी उससे शो ऑफ नहीं करूंगी, लोगों की हेल्प करूंगी। मुक्ता का 3 तल्ले का मकान, नीचे बैठक तो छत पर रसोई। अरे मुक्ता, गर्मा गर्म रोटी तो ला, बहुत स्वाद बनी है सब्जी। लाई माँ, बस 2 मिनट। मुक्ता की दौड़ जो सुबह शुरू होती तो रात में जाकर रुकती। ऊपर नीचे करते करते पूरा शरीर थक जाता, लेकिन माँ, मैं आपके पैर में तेल लगा कर ही सोऊंगी, नहीं तो मुझे नींद नहीं आएगी। अरे जीती रहे बेटा, लेकिन तू थक जाएगी, वैसे भी तुझे 3 तल्ला चढ़ना है अभी। कैसी बात कर रही है माँ जी, मैं तो आज बहुत देर तक सोई थी, तो नींद कहाँ आएगी। सास को कब नींद लग जाती पता ही नहीं चलता। अगले रोज, अरे मुक्ता, जरा सामने ठेले वाले से आलू तो लिया, 5 किलो पापड़ बना देती हूँ। होली आ रही है, मेहमान आएंगे तो क्या कहेंगे कि इन लोगों के घर तो कुछ बना ही नहीं। माँ, मैंने सब बना लिया है, आप चिंता मत करिए। होली वाले दिन दही बड़ा और पकौड़ों का इंतजाम भी कर लिया है मैंने। सास को लगता है जैसे उसे न जाने कितनी गुणी और अच्छी बहू मिल गई। एक दिन मुक्ता की बुआ सास उन लोगों के घर आती है। अरे भाभी, आपने तो हीरा बहू पाई है, बिल्कुल हर एक काम को ऐसे कर रही है जैसे कि रोबोट। एक हमारी है, 2 रोटी खिला दे तो गनीमत समझो। अरे हम तो बेटे को देख के सोच रहे थे कि कलवासा है, पता नहीं कौन शादी करेगा, लेकिन देखो जय दूध से फपकती बहू आई है। हाँ भाभी, आप तो लकी हो, लकी। तभी वहाँ मुक्ता आ जाती है। क्या बुआ, काहे की लकी, देखो ना कैसा शरीर फूला जा रहा है। अब तक तो एक बच्चा भी हो जाना चाहिए था। अरे हो जाएगा बहू, क्यों चिंता कर रही है, कर्म कितने अच्छे हैं तेरे, तुझे तो जुड़वा बच्चे होंगे, एक बिटिया और एक बिटवा। होता भी ऐसा ही है। मुक्ता को 2 बच्चे एक साथ होते हैं। मुक्ता, जल्दी से ऑफिस के लिए खाना बना दो, मुझे देर हो रही है। हाँ, लेकिन जरा ये छोटे वाले को तो पकड़ लो, तब तक मैं रोटी सेक देती हूँ। मुक्ता सारे घर का काम बड़े ही मगन होकर करती। क्या पति, क्या सास, क्या बच्चे, रिश्तेदार, सभी की जरूरतों का ख्याल वो बखूबी रखती। लेकिन भाई चांद को भी ग्रहण लग जाता है। वैसे ही मुक्ता को भी एक दिन लग जाती है किसी की नजर। दूर के रिश्ते की चाची कहती है, और बहन जी, आपकी बहू तो फुर्ती से काम करती है, बच्चा होने के बाद भी सारा दिन लगी रहती है, इसके हाथ का खाना भी इतना टेस्टी है, लगता है जैसे होटल का खा रहा है। बस फिर क्या था, वो तो चली जाती है, लेकिन लग जाती है नजर मुक्ता को। शाम के वक्त, मुक्ता, कहाँ है बहू? हाँ माँ जी बोलिए, क्या हो गया, बच्ची को सुला रही हूँ। अरे बेटा, जरा चाय तो पिला दे। हाँ हाँ जरूर बना लीजिए, मुझे कमरे में ही दे देना माँ जी, बहुत थकान लग रही है। थकान? है भगवान, ये क्या बोल रही है, इसके मुंह से तो ये शब्द मैंने आज तक नहीं सुना। अगली सुबह, अरे मुक्ता, आज खाने का डब्बा इतना हल्का क्यों है? वो इसलिए क्योंकि मैंने सिर्फ रोटी और दाल बनाई है। अरे लेकिन मुक्ता, मैं तो नाश्ता, दिन का खाना, फिर शाम का स्नैक्स, फ्रूट, सलाद, ये सब लेकर जाता हूँ, कहाँ है ये सब? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप, इतना सारा खाना तो मैं 4 दिन में नहीं खाती, जितना आप 1 दिन में बनाने की बात कर रहे हैं। ना जी ना, मुन्नी के साथ जितना हो पाएगा उतना ही करूंगी मैं। मुक्ता की बात सुनकर पति हैरान रह जाता है। तभी वहाँ बुआ सास आ जाती है। अरे मुक्ता, मेरे नाती का जन्मदिन है, भूल गई क्या? आज शाम को आना, और मुक्ता थोड़ा जल्दी आ जाना, मेरी बहू का हाथ बटा देना। किचन में वो तेरी तरह स्मार्ट तो है नहीं कि फट फटाक से काम कर ले। अरे बुआ कैसी बात कर दी, फट फटाक से काम कैसे हो जाएगा, हम बहुएं हैं, रजनीकांत नहीं। बुआ देखो, आप काम के लिए पास की लल्लू हलवाई की बीवी को बुला लो, वो मदद कर देंगी, मैं तो नहीं आ पाऊंगी। बुआ सास को समझ में नहीं आता कि ये वो मुक्ता है जो 50 लोगों का खाना बनाकर भी चेहरे की चमक खोने नहीं देती थी। वही मुक्ता भी अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर बैठ जाती है कि सास की आवाज आती है। मुक्ता, क्या हो गया बेटा, आज दोपहर के खाने की तैयारी नहीं करनी क्या?
अरे माँ जी अब नहीं होता मुझसे 3 तल्ले में ऊपर नीचे करना, आप लोग रसोई को ऊपर ही ले आओ। अरे पैरों में इतना दर्द होता है कि बता नहीं सकती। अरे लेकिन तू तो बोलती थी कि इससे तू फिट रहती है। अरे काहे की फिट माँ जी, हालत खराब हो रखी है। कौन ऐसा मकान बनवाता है कि जहाँ सोने का कमरा अमेरिका में है तो खाने का लंदन में। अरे रसोई बनानी है तो जाओ अफ्रीका। ना जी ना, मुझसे नहीं होगा इस घर का काम। मुक्ता की बदली हरकत किसी को समझ में नहीं आ रही थी। अरे ये मुक्ता को क्या हो गया है, मुझे तो लगता है इसकी माँ ने पट्टी पढ़ाई होगी। अरे ना जी ना, मुक्ता की माँ यानी मेरी समधन तो देवी है देवी, वो तो अपनी बेटी को ऐसे संस्कार दे ही नहीं सकती। मुझे माजरा कुछ और ही लग रहा है। तभी वहाँ मुक्ता हाथ में प्लेट और सब्जी लेकर आ जाती है। माजरा? किस बात का माजरा? खैर माँ जी जरा ये सब्जी तो काट दीजिए, और हाँ इसके बाद मैं आटा यहीं दे जाऊंगी, गूंद देना। हाँ हाँ, तू एक काम कर बेटा, गैस चूल्हा भी यहीं दे दे, बना भी दूंगी। अच्छा ठीक है, शाम को उसका भी इंतजाम कर देती हूँ। ये बोलकर मुक्ता वहां से चली जाती है। हे भगवान, ये तो वो मुक्ता है ही नहीं। अरे एक बार तो मुझे याद है, मेरे जूते भी इसने मुझे अपने हाथ से पहनाए थे। तभी सास के दिमाग की बत्ती जल जाती है। हाँ, कल वो कालिया की औरत आई थी ना, खूब तारीफ कर गई, उसके बाद से ही मुक्ता ऐसी हो गई है। फिर तो पक्का मान लो कि तुम्हारी बहू को नजर लगी है। एक काम करो, ये लो राई का दाना, दूर से बहू के ऊपर राम का नाम लेकर फेंक कर आ जाओ, जो नजर लगी होगी यूं भाग जाएगी। फिर क्या, होता भी ऐसा ही है। सास जैसे ही बहू पर राई फेंक कर वापस आती है, थोड़ी ही देर में मुक्ता भी आ जाती है। अरे माँ जी, आप ये सब्जी लेकर क्यों बैठी है? ना ना लाइए, मुझे दीजिए। और चाची, अब तक आपके हाथ में चाय का प्याला नहीं आया। रुकिए मैं अभी लेकर आई। मुक्ता के जाने के बाद सास चैन की सांस लेती है।